पूरे भारतवर्ष को। एक बहुत ही कठिन लड़ाई थी महाराष्ट्र में, जहां पे लोकसभा में हमें अच्छी जीत नहीं मिली और हर कोई सोचता था कि अब गवर्नमेंट महाराष्ट्र में चेंज हो जाएगा, लेकिन इतनी मेहनत की आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में फडणवीस साहब ने की, अजीत दादा ने की और एक अच्छी जीत हमारे दोनों महायुति को मिली। इसमें पूरा क्रेडिट आदरणीय मोदी साहब को जाता है, शाह साहब को जाता है। मोदी साहब के इमेज पे ही बहुत सारा मतदान हो जाता है महायुति को, लेकिन इसके साथ ही जो नए स्कीम हमारी आती है उसका भी उसको क्रेडिट जाता है। फिर जो रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट किया गया था महाराष्ट्र में, उसको जनता ने जान लिया कि ये सब झूठी बातें हैं। हम लोगों को फंसाया गया, ये उनके मन में बैठ गया। और जो पोलराइजेशन ऑफ वोट्स उन्होंने किया था लोकसभा के दौरान, वो लोगों को नहीं भाया। उनके आप क्लिप्स देखिए, कितनी गंदी क्लिप्स है। तो लोगों ने सोच लिया अगर डेमोक्रेसी का रक्षण करना है तो हमें बाहर निकलना है, हमें वोट करना है। पूरी जनता आ गई वोट करने के लिए और ऐसी जो प्रवृत्तियां है उनको पूरी तरह से डिफीट कर दिया। और ये प्रवृत्तियां खास करके कांग्रेस की एक नीति रहती है कि पोलराइजेशन करो, और इस नीति को लोगों ने पराभूत किया। सब लोग बाहर आ गए और जिन्होंने पोलराइजेशन किया था उन लोगों को उन्होंने पराभूत कर दिया। सर, मुख्यमंत्री के चयन में देरी मैं मुझे पूरा करने दीजिए। इसके बाद ज्यादा सीटें बीजेपी की जीत के आई है, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने खुद प्रेस ली। उसमें उन्होंने बता दिया कि जो भी बीजेपी निर्णय लेगी, जो भी मोदी साहब, शाह साहब, नड्डा साहब निर्णय लेंगे, तो उसके साथ पूरे दिल से मैं हूँ। इसके बावजूद भी अगर कोई अलग से चर्चा करता है, उनके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश होती है, तो ये चीज़ें गलत है। वो एक दिलदार नेता है जो हमेशा उनको एक लड़वैया नेता बोला जाता है, जिन्होंने ये सीख बाला साहेब ठाकरे से ली, उन्होंने दिघे साहब से ये सीख ली और वो हमेशा काम करते रहते हैं। कहीं भी अगर फ्लड आ जाती है पूरे इंडिया में, तो वहाँ पे वो पूरी मेडिकल टीम लेके जाते हैं, वहाँ पे मदद करते हैं। जो भी घटनाएं किसी विभाग में आने दीजिए, अगर वो महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र के बाहर हो, जैसे केरल में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, उस वक्त भी वो 60 ट्रक लेके, जिसमें पूरा मेडिकल एड्स था, डॉक्टर्स की पूरी टीम लेके केरल में गए थे। एक ऐसे नेता है जो हमेशा कार्यरत रहते हैं और एक असेट है शिवसेना के लिए। शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे हमेशा बोलते थे 80% सोशल वर्क, 20% पॉलिटिक्स, और वो कैसी करनी चाहिए। इसका एक जीता ज्यादा उदाहरण एकनाथ शिंदे जी है, तो वो क्यों नाराज होंगे? वो तो एक लड़वैया नेता है, उनको तो ब्लेसिंग्स है मोदी साहब की, शाह साहब की, उनके लिए वो काफी है। जब कोई गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो पूछा जाता है आपको कौन सा पोर्टफोलियो चाहिए, उनको भी पूछा जाएगा, तो अपने चॉइस से वो बोल देंगे देना या नहीं देना। वो लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग उनका नेतृत्व मानते हैं, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। इसके ऊपर हमारे प्रेजेंट सीएम साहब नाराज है, ऐसे जो बोला जाता है वो साफ गलत है। कभी भी ऐसे देखिए कि उन्होंने क्या बोला है। आज भी बोला जाता था कि आज की सब मीटिंग कैंसिल होगी, आज तो एक भी मीटिंग तय नहीं हुई थी। फिर ये क्यों बोला जाता है, ये सवाल उठता है। इतनी बड़ी जीत के बाद अगर किसी को डिफेम किया जाता है, इसके बारे में अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, वो साफ गलत है। कोई भी लोग जो मीडिया पे ऐसे बोलते होंगे कि आज मीटिंग था, तो उनको बोलना चाहिए कि कब मीटिंग था, कितने बजे था और क्यों नहीं आए। ये तो सचमुच में बीमार है। वो जब गए तो इन्फेक्शन की वजह से आप देखिए उनका थ्रोट, उनको बोलने के लिए भी नहीं आ रहा था। आज भी उनको सलाइन चालू है। तो जब भी मीटिंग होती है, मैंने वो देखा है कि रात को भी उन्होंने सलाइन लिया है, बाद में जाके एज ए सीएम मीटिंग की है। तो मीटिंग के लिए कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि उन्हें किसी ने बुलाया और वो नहीं गए, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, ऐसी भी कुछ अफवाहें फैलाई जाती है कि श्रीकांत शिंदे जी को डेप्यूटी सीएम बनाने का हम लोग सोच रहे हैं। श्रीकांत शिंदे जी एक ऐसे नेता है जो हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं। हमारे सब एमपी ने ये किया था, रिजोल्यूशन किया था कि हमारी एक राय है कि श्रीकांत शिंदे जी को केंद्र में मंत्री बनाया जाए। उसके बावजूद उन्होंने बोला कि मैं नहीं मंत्री बनने वाला हूँ, जो सीनियर मोस्ट एमपी होगा वही मंत्री बनेगा, और उन्होंने वो करके दिखाया। वो अलग है। तो उनके बारे में ऐसी कुछ चर्चा होना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो प्रवक्ता के हिसाब से मैंने आपको बुलाया, क्योंकि मैं भी काफी अस्वस्थ था
कि ऐसी चर्चा क्यों होनी चाहिए? सर शिवसेना गृह मंत्रालय की मांग की गई। देखिए डिले तो आप देखिए। सर मेरा सवाल पूरा मैं सुन एक- लीजिए ना। हाँ, बोलिए। इतना जो डिले हो रहा है इतने मार्जिन के बावजूद, तो इतना शिंदे की जिद थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसके बाद गृह मंत्री पद की बात, तो क्या इतना शिंदे वजह नहीं है इस पूरे डिले की, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। देखिए बीजेपी का नेता चुनना है तो किसने डिसाइड करना चाहिए? बीजेपी ने डिसाइड करना चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया कि उनके जो ऑब्जर्वर है वो भी आज ही डिक्लेयर हुए, तो ऑब्जर्वर आएंगे, एक प्रोसेस रहता है, वो नेता चुनेंगे और वो नेता चुनने के बाद नेचुरली उनकी बड़ी पार्टी है तो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये गलत है क्या कि अगर हमारी जीत होती है और जिनके नेतृत्व में आपने लड़ा है तो ये नेचुरल है कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पहला 1 साल तो उनका दिया जाए, 6 महीने कुछ भी हो उनका ऑनर किया जाए। इससे बड़ी कोई अपेक्षा नहीं थी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। बीजेपी और सेना ये 30 साल से ज़्यादा इकट्ठा रहे हैं, एक दूसरे के हमारी आइडियोलॉजी सेम है और हम इकट्ठा है, इकट्ठा रहेंगे और महाराष्ट्र की प्रगति करेंगे। ये सीधा देखिए और गृह ये मंत्रालय ये तो उनका डिसीजन रहेगा, लेकिन वो महायुति के साथ रहेंगे ये पक्का है। उन्हें खुद लेना है डीसीएमशिप या वो तो चर्चा होगी ना ऊपर, जब जाएंगे चर्चा के लिए तब वो डिसाइड करेंगे। वैसे तो फडणवीस साहब भी डीसीएम नहीं बनने वाले थे, लेकिन ऊपर से मैसेज आ गया उनको तो डीसीएम बन गए। तो ये अपने पे नहीं रहता है, जो जिनकी लीडरशिप आप मानते हैं तो वो जो कहते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। सर आज बीजेपी के जो नेता है शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी का जायजा लेने गए थे, क्या उसमें गलत मैसेज दिया? उनका क्या कहना है कि आप उनकी क्या इच्छा है कि वो बने रहने चाहते हैं सरकार में देवेंद्र फडणवीस की तरह कि वो पार्टी चलाना चाहते हैं? ये तो उनके मन में क्या इच्छा है मैं आपको नहीं बोल सकता। 5 तारीख को ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। उससे पहले वो दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में उनको क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने हमेशा बोला है कि हम लोग आदर रखेंगे, जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे, होम मिनिस्टर साहब बोलेंगे, उसका पूरा आदर रखेंगे। उसके बाद भी ये सब चर्चाएं होती है तो ये चर्चाओं से गलत मतलब निकलता है। आप अभी देखिए, आपने एक सवाल किया कि शपथ ग्रहण समारंभ की तैयारी देखने के लिए बावनकुळे जी गए थे, तो 5 तारीख को पीएम साहब आ रहे हैं। वो उनके पार्टी के पीएम है और एनडीए के भी पीएम है और ये पार्टी के अध्यक्ष है। नेचुरली उनको तो ये रहेगा कि हर चीज़ अच्छी तरह से बने और उनको पूरा हक है कि जाके वो वहाँ पे जो ऑफिसर्स है उनको बोले कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर हम जाते तो हम भी यही बोलते कि इस अच्छी तरह से इंतजाम कीजिए, क्योंकि खुद पीएम साहब आ रहे हैं, बहुत सारे जो स्टेट है उसके सीएम आ रहे हैं, तो एज अ स्टेट हमें उसके बारे में पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, अच्छी तरह से उसकी तैयारियां करनी चाहिए। तो उनके जाने में कुछ भी बुरा है ऐसे मैं बिल्कुल नहीं सोचता, लेकिन उससे भी कोई अर्थ निकालेगा और उसके बारे में चर्चा होगी तो ये चर्चा होना गलत है। इतना ही मुझे तो कहना। 5 दिसंबर से पहले एकनाथ शिंदे दिल्ली जाएंगे एक बार मुलाकात करने? जब भी बुलाएंगे जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? जाने वाले हैं, एक कोई शेड्यूल अगर आप बताएं। वहाँ से मैसेज तो वहाँ से आता है। मैंने आज भी बोला कि प्रेस में ऐसे दिया गया कि आज की सब मीटिंग कैंसिल हो गई। आज तो कुछ मीटिंग तय ही नहीं हुई थी, तो कैंसिल होने की सर कौन आज सी बात अजित है? पवार जी दिल्ली गए हुए हैं, मंत्रालय को लेकर सुना है, बात होगी, तो क्या शिवसेना का कोई नहीं गया है? देखिए क्या उनको बुलाया नहीं गया? देखिए ऐसा है कि अगर वो जाना चाहते तो वो अलग से डिसीजन ले सकते। हमारी युति है, उन्होंने पहले भी डिक्लेयर किया है कि वो सेक्युलर है, तो हमारा उनका पार्टी का ये डिफरेंट है मतलब, तो फिर भी वो हमारे साथ है क्योंकि वो प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं, डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, ना कि हमारे सेम प्रिंसिपल्स है, हमारी विचारधारा एक है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। विचारधारा किसकी सेम है? बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा सेम है। तो आइडियोलॉजिकली वी आर टुगेदर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। तो इसमें किसी को भी शक लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अजित दादा अपने पार्टी के खुद नेशनल लीडर है, तो जब भी जाना चाहते दिल्ली में जा सकते हैं, जब भी चाहे वो अपॉइंटमेंट लेके लीडर्स को मिल सकते हैं, क्योंकि ही इज अ पार्ट ऑफ महायुति, वो हमारे गठबंधन के नेता है, तो वो कर सकते हैं। इसमें हमारा जाने का कोई सवाल नहीं होता। हमें जब बुलाया जाएगा इकट्ठा, फडणवीस साहब को, शिंदे साहब को और अजित दादा को, तो अलग से एक विजिट रहेगी जिसमें सब चीज़ें फाइनल हो जाएगी। या तो खुद वो आ सकते हैं यहाँ पे, शाह साहब अगर आ जाए
तो उनका ऑप्शन है, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो तो सर्वोच्च नेता है, उनके बारे में हम क्या स्टेटमेंट जब शिवसेना बड़े पोर्टफोलियो देने की बात आती है, हिंदी समझ नहीं, हिंदी सबको तो जब शिवसेना को बड़े पोर्टफोलियो देने की बात आती है तब अजीत पवार की पार्टी से समर्थन बीजेपी को चला जाता है। आज भी अजीत पवार दिल्ली चले गए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शिवसेना की बार्गेनिंग पावर घटाने के लिए अजीत पवार का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है? देखिए, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो रिवोल्ट हो गया, जिसकी वजह से एनडीए का गवर्नमेंट चला गया और महायुति का गवर्नमेंट यहाँ पे आ गया, ये सब सिर्फ शिंदे साहब और फडणवीस साहब ने किया था, दूसरे किसी ने भी नहीं किया था। बाद में जो प्रोग्रेस होने लगी महाराष्ट्र की, वो देखते हुए अजीत पवार ज्वाइन हुए, तो सबको मालूम है, सब आप पीछे वाले सब पढ़ लीजिए। और हमारी जो महायुति है, हमारी युति है, वो 30 साल से ज़्यादा पुरानी युति है, तो आइडियोलॉजी पे बेस्ट है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आज निर्विवाद ये सिद्ध हो गया, ये प्रूव हो गया कि असली शिवसेना ये एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना असली शिवसेना है, ये बाळा साहब की विचारों वाली शिवसेना है, ये आनंद दिघे साहब के विचारों वाली शिवसेना है। इसे लोगों ने इसके पसंदी दी है। इसके बावजूद जो उनको फतवे के वोट मिले थे, वो अगर डिडक्ट करे तो उनकी पोजीशन क्या होगी, इसके बारे में आप ही सोचिए। इतने कम आ गए, और वो फतवे वाले वोट आप अगर उसमें से निकाल दिए, वो कांग्रेस के वोट थे, तो कितने बचते हैं उनके पास? 5-10 भी विधायक नहीं बचेंगे। तो ये उनको एक मैसेज है महाराष्ट्र की जनता का कि बाळा साहब के सिद्धांतों पे चलिए, उससे अलग मत होइए, फिर हम आपके साथ नहीं है। और एक डेफिनेटली प्रूव हो गया कि यही असली शिवसेना है, और ये सबसे बड़ी एक जीत है एकनाथ शिंदे जी की, कि जिन्होंने अपने गुरु को ये दक्षिणा दी है कि हमने आपके विचारों को जिंदा रखा, लोगों तक गए, ये प्रूव करके दिखाया कि यही असली शिवसेना है, और शिवसेना सिर्फ बाळा साहब के विचारों की ही हो सकती है। बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि शिवसेना को विकल्प नहीं हो सकती बीजेपी? देखिए, पॉलिटिक्स अलग है। जब आपको मेजॉरिटी नहीं मिलती तो इस बारे में सोचते हैं। जब आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, वहाँ पे तो जैसे मानिए कि बहुत कम लोग बचे जो अपोजिशन में, उसमें से बहुत सारे लोग फिर हमको ज्वाइन करना चाहते हैं। इस चीज़ में ये अहमियत नहीं रखता कि कौन किसको सपोर्ट देता है। विदाउट सपोर्ट भी बीजेपी राज कर सकती है, जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट फॉर्म किया था। मैंने ये आपके थ्रू ही मैंने देखा है। बहुत सारे नेता बोल रहे हैं कि 10 लोग उनके कांटेक्ट में है। अब कौन 10 लोग है मुझे मालूम नहीं है। बीजेपी को छोड़कर अलग सरकार भी राज्य में बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती, पब्लिक मैंडेट है। आप कैसे इसका सोच भी नहीं सकता किसी कोई। यही जो चर्चाएं होती है वो गलत है, मुझे आपको डेफिनेटली बोलना है, ये सब गलत चल रहा है और ऐसे नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी जीत के बाद भी जिस तरह से सरकार को और हमारे महायुति को बदनाम किया जा रहा है, ये चीजें गलत है। किसी ने इस पे डिस्कशन भी नहीं करनी चाहिए। क्यों डिस्कशन करनी चाहिए? 5 तारीख को अनाउंस हो गई, टाइम अनाउंस हो गया, फिर आप देखिए कि कौन सीएम बनता है, कौन डीसीएम बनता है, ये नाराज है, वो नाराज है। आपको बताया किसने? ये तो बोलिए ना, किसने बताया? ये मांगा, वो मांगा, ये सब मन की ये है बातें, आपके मन में रहेगा इसलिए आप बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्लियर कट बोला है कि जो भी मोदी साहब, शाह साहब, नड्डा साहब बोलेंगे फाइनल। मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीपर्यंत एकंदरीत राजकारण येऊन पोहोचलंय। आज विशेष प्रेम दिसतंय संजय राऊतांचं। मुख्यमंत्र्यांची गाडी आकर्षक काय नाही, किंवा विरोधकांना? हे बघा, मला एकच सांगायचं की लोकसभेमध्ये त्यांनी दाढ्या बघितल्या की नाही? संजय राऊतने दाढ्या, त्या दाढ्या वेगळ्या होत्या। हा, त्या दाढ्या त्यांना औरंगजेबाच्या वाटल्या नाही, कारण त्यांना मतदान मिळालं। एका बुथवर जर 900 मतं असतील तर त्यांना 890 मतं मिळाली, आम्हाला 10च मतं मिळाली। ते दाढीवाले वेगळे, ते त्यांच्या मनामध्ये बसलेले दाढीवाले आहेत। आणि आमच्याकडे सगळ्यात मोठं उदाहरण काय असतं? छत्रपती शिवाजी महाराजांचं। ते आम्ही बघतो की छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, संभाजी महाराज असतील, त्यांनी जो काय पराक्रम केला आणि त्यांचं जे काय व्यक्तिमत्व होतं, ते व्यक्तिमत्व त्या दाढीमुळे शोभून दिसतं। त्यांना दाढी असती नसती तरी शिवाजी महाराजच राहिले असते। तुम्ही अपमान कोणाचा करताय? आपल्या थोर परंपरेचा अपमान करताय। कुठल्या तरी लहान लहान गोष्टीला घ्यायचं, विचित्र काहीतरी बोलायचं, खालच्या स्तरावर जाऊन बोलायचं, याला संजय राऊत म्हणतात। मी कधीही संजय राऊतांच्या याचं उत्तर द्यायचं बंद केलेलं आहे। संजय शिरसाट त्यांची उत्तरं देतात, ते त्यांच्यासाठी योग्य आहेत, पण त्यांनी तेवढ्यापुरतं बोलावं। इतर गोष्टी, ह्या ज्या सेन्सिटिव्ह गोष्टी आहेत मुख्यमंत्र्यांच्या बद्दल, आमच्या येणाऱ्या सरकारबद्दल, तेवढं त्यांनी माझ्यावर सोडलं
तर मी आपल्याला रोज तर पुढच्या 4 दिवसामध्ये रोज भेटू शकेन, रोज मी प्रेस कॉन्फरन्स घेईन, रोज आपल्याला ब्रीफिंग करेन, परंतु या चर्चा एकदा थांबवा एवढी माझी कळकळीची नम्र विनंती आहे. भले ही मुख्यमंत्री को आप लोगों ने सभी अधिकार दे दिए हैं, लेकिन नई सरकार की गठन जब होगा तब आपकी पार्टी से कितने नेता हो सकते हैं, कितने मंत्री पद मिल सकते हैं, क्या सीनियर मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, क्या तय हुआ है? कुछ तो बात देखिए ये सब दिल्ली में तय होगा और जो भी पीएम साहब चाहेंगे, अमित शाह जी चाहेंगे, उस तरह से ये सरकार का गठन होगा. कहाँ तो नेतृत्व को समझना चाहिए, नेतृत्व का उसको मान देना चाहिए, और जब आप बोलते हैं कि वो जो बोलेंगे हम करेंगे, तो इसमें चर्चा की क्या बात रहेगी. लेट देम एटलीस्ट से व्हाट दे आर गोइंग टू डू. अब उसके बाद आप आइए, मैं साहब के हर सवाल का जवाब दूँ. जी लाडकी बहीण योजना सर जी लाडकी बहीण योजना गेम चेंजर ठरली. त्याच अजित पवार आपण भारतीय जनता पक्षाला शिवसेनेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करते का? हे बघा, आमचं असं बिलकुल म्हणणं नाही. आपल्याला मला एकच अतिशय नम्रपणे सांगायचं आहे की आमची आयडियोलॉजी वेगळी आहे. आमची आयडियोलॉजी आणि बीजेपीची आयडियोलॉजी सेम आहे, त्याच्यामुळे आमची युती होती. त्याच्यानंतर आम्ही जी विकास कामं केली ते बघून राष्ट्रवादी त्याच्यामध्ये सामील झाले. राष्ट्रवादी स्वतः एक पक्ष आहे, ते त्याचे नॅशनल प्रेसिडेंट आहेत, त्यांची आयडियोलॉजी वेगळी असू शकते, त्याबद्दल आम्हाला ऑब्जेक्शन घेण्याचं काही कारण नाही. परंतु महायुती म्हणून आम्ही आमच्या तत्वाला धरून राहू. आम्ही ज्या पक्षाबरोबर इलेक्शन लढवलेली आहे त्यांच्याशी आम्ही प्रामाणिक राहू आणि आम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करू. जी लाडकी बहीण योजना जी लाडकी बहीण योजना सर गेम चेंजर ठरली. आज त्याच लाडक्या बहीण योजनेला घेऊन महायुतीमध्ये 3 पक्षांचे 3 दिशेने वक्तव्य दिसत आहेत. एका ठिकाणी अजित पवार असं म्हणतायत की ते वचन एकनाथ शिंदेने दिलं होतं. एकनाथ शिंदेने असं म्हटलं होतं की 20 तारखेला ज्या दिवशी मतमोजणी होईल त्या दिवशी खात्यामध्ये पैसे जातील. आणि आता दुसऱ्या ठिकाणी सुधीर मुनगंटीवार असं म्हणतायत की अर्थसंकल्पात ते मांडलं जाईल आणि मग 21 रुपये दिले जातील. पण याआधी जेव्हा महायुतीची प्रचार होती, सगळ्या गोष्टी झाल्या, तेव्हा सरकार आल्यानंतर 21 रुपये लागू होतील किंवा सरकार 21 रुपये देईल असं म्हटलं होतं. यामुळे कुठेतरी जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण आपण एक गोष्ट लक्षात घ्या की डिसेंबरमध्ये अधिवेशन असतं. डिसेंबरच्या अधिवेशनामध्ये अतिरिक्त तरतूद केली जाईल आणि ताबडतोब त्याचं इम्प्लिमेंटेशन केले जाईल. तोपर्यंतचे पैसे आम्ही दिलेलेच आहेत ना. सरकारने आता सुद्धा पैसे देताना मागच्या तारीखपासून दिलेले होते, त्यामुळे आपण का काळजी करता. पण एकनाथ शिंदे साहेबांनी जे वचन दिलेलं आहे ते पूर्ण करण्यासाठी फडणवीस सक्षम आहेत. दोघांची अति उत्कृष्ट देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर. आज की खबर में बस इतना ही. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.